सेक्शन नंबर 21 कह रहे थे, वो हमारा कंप्लीट हो गया था सेक्शन नंबर 21 सारा। उसमें हमने देख लिया था क्या कुछ ऐड बैक होना है, क्या कुछ उसमें ऐड बैक नहीं होना। उसमें से पूरे सेक्शन नंबर 21 में से जो एक ही चीज़ क्रैम करने वाली थी, डैट वाज एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर्स। उनके रूल्स जो हैं वो आपने क्रैम करने हैं, उसके अलावा कोई चीज़ भी आपको क्रैम करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती। प्रोविजन सारी गिवन होंगी आपको, एट द एंड आपके पास ये समरी अवेलेबल होगी। इसके अंदर मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स गिवन हैं जो ऐड बैक होनी चाहिए और वो आपने ऐड बैक करनी है। और पेपर में ये सारी नहीं, इसमें से मैक्सिमम 3 या 4 एडजस्टमेंट्स ही पेपर में गिवन होती हैं जो ऐड बैक होनी होती है, जिसमें से अगर आप वेरी फॉर श्योर जाते हैं, एक तो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है, वो उसने लाजमी गिवन करनी है। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन जो है वो उसने लाजमी गिवन करनी है। उसके अलावा वो एक आधी एडजस्टमेंट इसमें से पूछ रहा होगा, अदरवाइज़ ये 2 एडजस्टमेंट तो फोर्स हो रहे हैं जो उसने आपसे न्यूमेरिकल में ऐड बैक करवानी ही करवानी है। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स पकड़ लेंगे वहाँ पे अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन और कैश बेस्ड जो पेमेंट्स होंगी ये ऐड बैक हो रही होंगी। उसके अलावा तीसरी एक आधी एडजस्टमेंट है जो पूरे सेक्शन नंबर 21 में से उसने गिवन की होगी। और सेक्शन नंबर 21 की ये अगर आप बातें पढ़ लेती हैं आपको ये क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हर बिज़नेस में इनकर नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे इनकर होंगे वहाँ पे ये क्लेम किए जाएंगे। अब जिसमें से साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर है, ये थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है। इसमें से थ्योरेटिकल सेपरेट क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे क्लेम किए जा सकते हैं। ये न्यूमेरिकल में भी इसकी एडजस्टमेंट आ सकती है और वैसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आपको पेपर में गिवन हो सकते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च कैसे किसे हैं उसकी अगर हम बात कर लें, साइंटिफिक रिसर्च का मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो आप नेचुरल साइंस में या अप्लाइड साइंसेज के फील्ड में कर रहे हैं पाकिस्तान में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज वगैरह, वो आपके साइंटिफिक रिसर्च जो है कहला रही होती है। और साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या होगा, जो इस तमाम रिलेटेड नॉलेज में आप अपने एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं, अपने अखराजात कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर बिजनेस, ये आपके तमाम एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसकी एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर नहीं कहलाती, वो ये 3 चीज़ें हैं। पेपर में वो इसकी एक्सेप्शन पूछेगा, कभी भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं पूछेगा क्या होती है, सिंपल बता देगा कि ये बताएं जी ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स में नहीं आ रही होती। इवन न्यूमेरिकल में भी आपको यही एडजस्टमेंट गिवन कर सकता है जिसमें आपने फैसला करना है क्या ये साइंटिफिक रिसर्च है या नहीं है। तो अगर आपने एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स को, मूवेबल एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं या डेप्रिशिएबल एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, या अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी भी मिनरल डिपॉजिट को लोकेट करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस वगैरह जानने के लिए, इसके ऊपर अगर आपके खराजात वगैरह हो रहे हैं, ये कभी भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं कहलाती। ये जो 3 बातें हैं, ये 3 एक्सेप्शंस, ये 3 एक्सेप्शन 3 मार्क्स का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आई कैप में आ सकता है कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर को गिवन कर देगा कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर क्या होते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आप कर रहे होते हैं बिजनेस की नॉलेज के लिए, एंड लिस्ट द एक्सेप्शन टू दिस रूल। वो इस रूल की स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेप्शन पूछ लेगा। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं और इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि अभी तक ना इसके ऊपर भी आई कैप नहीं पूछ रहा। बड़े चीज़ें ऐसी हैं बिजनेस में जो आई कैप ने अभी तक नहीं पूछी है पिछले 27 अटैम्प्टों में, ना इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस में पूछी हुई है, ना किसी न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट्स में पूछी हुई हैं। तो ये आने के चांसेस इस दफ़ा ज़्यादा हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि कौन कौन सी चीज़ें साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स में नहीं आती। तो ये 3 बातें हैं, ठीक है, इज़ दैट क्लियर। अब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर्स करेंगे वो क्लेम कर सकते हैं। द शर्त ये है कि साइंटिफिक रिसर्च जो है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो कहाँ पे होने चाहिए, पाकिस्तान में होने चाहिए, तो फिर आप क्लेम कर सकते हैं। वो ये भी गिवन कर देगा कि आपने साइंटिफिक रिसर्च करवानी थी बिज़नेस के लिए, आपने कोई डिज़ाइन डेवलप करवाना था, कोई फार्मूला डेवलप करवाना था, उसके लिए रिसर्च करवा रहे हैं, रिसर्च आपने करवा दी चाइना में, वो पूरी कहानी बताएगा साइंटिफिक रिसर्च की। आप ईमान ले आएंगे साइंटिफिक रिसर्च है, एंड पे कह देगा चाइना में हुई है, वो क्लेम नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि इसके लिए लाजमी है डैट रिसर्च मस्ट बी डन इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में होनी चाहिए और तमाम अखराजात जो हैं वो भी पाकिस्तान में होने चाहिए। यहाँ पे भी वो स्मार्टली प्ले कर सकता है कंट्री का नाम चेंज करके। तो ये साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर थ्योरेटिकल भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट भी आ सकती है। न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट इसकी ये हो सकती है, अगर उसने कुछ साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर गिवन की हैं, आप उन्हें क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे, ये लेस हो सकते हैं, ये आपके एडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स में आते हैं, या वो
अल्टरनेटिवली ये कह सकता है कि साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर से वो चाइना में आपने किए थे, अकाउंटेंट ने लेस करवाए हुए थे। आपको पता है अगर चाइना में हुए पाकिस्तान में नहीं हुए तो ये क्या हो जाएंगे, इनएडमिसिबल हो जाएंगे, ये ऐड बैक हो जाएंगे। इस तरह इस रूल के ऊपर एग्जामिनर जो है वो खेल सकता है। बट इसके थ्रेटिकली आने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स नहीं कहला रहे होते। उसके बाद है एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। अब जो एम्प्लॉयर हैं, ख़ासतौर पर जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे बड़ा पैसा खर्च करती हैं, उनको ट्रेनिंग करवा रही होती हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए अखराजात कर रही होती हैं। सिमिलरली वेरियस बोर्ड्स के ऊपर इन्होंने सब्सक्रिप्शंस ली होती हैं, वहाँ पे फंडिंग कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग के लिए, लोगों की ट्रेनिंग के लिए। जैसे ये वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, यहाँ पर जितनी भी आपकी बड़ी कंपनीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं ताकि हमारे एम्प्लॉयज़ ट्रेन हो जाए उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर ये वर्कर वेलफेयर के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के, उनके बच्चों के इलाज के लिए ये कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये जो कंट्रीब्यूट वगैरह कर रहे होते हैं, ये एक्सपेंसेस वगैरह, ये भी बिज़नेस क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये एक्सपेंडिचर किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेनिंग वगैरह, तो ये क्या हो सकते हैं, क्लेम हो सकते हैं। इसमें से जो पॉइंट नंबर सी है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट जो है ना, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ये डायरेक्टली बात हो रही है एम्प्लॉय के लिए या उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उसके लिए। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर ए और बी के लिए कि कंपनी एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट्स के लिए क्या कर रही है, काम कर रही है। उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनके बच्चों को ट्रेन करने के लिए सारा कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। पॉइंट नंबर सी में है कि अगर कोई भी बिज़नेस किसी भी ऐसी ट्रेनिंग में एक्सपेंसेस वगैरह कर रहा है जिसके ज़रिए किसी भी पाकिस्तानी को तालीम दी जा रही है, ट्रेन किया जा रहा है, और वो स्कीम अगर एफबीआर ने अप्रूव की हुई है, वो जो एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो भी आप क्लेम कर सकते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पर्सन की ट्रेनिंग जो पाकिस्तान का शहरी है आप करवा देते हैं उस स्कीम के तहत जो एफबीआर ने अप्रूव की हुई है, तो उसकी ट्रेनिंग पे जितना भी खर्चा आएगा वो सारे का सारा क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। अब इस पॉइंट में इसका आपका एम्प्लॉय होना लाजमी नहीं है, वो आपका एम्प्लॉय है या नहीं है ये इररेलेवेंट हो गया है। वो पाकिस्तानी है ये रेलेवेंट है, और जिस स्कीम के तहत आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो स्कीम एफबीआर ने अप्रूव की हुई है, तो आपके जितने भी उसकी ट्रेनिंग के ऊपर अखराजात वगैरह होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, क्लेम हो सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट या लीज पेमेंट्स हैं। इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ बात एक ही है जो रेलेवेंट है। रेलेवेंट ये है कि आपने जो सिंपल इसमें याद रखना है कि जो भी प्रॉफिट आप पे कर रहे होंगे अपने लोन के ऊपर, जो भी इंटरेस्ट आप पे कर रहे होंगे जो आपने बिज़नेस के लिए लिया है, वो क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, आप उसको एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। अगर आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से और बिज़नेस में लगा दिया तो क्या वो इंटरेस्ट लेस करवा सकते हैं यहाँ पे? आपने एम्प्लॉयर से लोन लिया है, बिज़नेस में लगा दी है, क्या आप यहाँ पे इंटरेस्ट लेस नहीं करेंगे? ये तो मैंने पूछे, रूल क्या होगा? एक्चुअल और बेंचमार्क विच एवर इज़ हायर, उसके मुताबिक यहाँ पे लेस हो रहा होगा। अगर आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया है तो यहाँ पे आप 10% लेस करवा रहे होंगे। ये मैंने सैलरी में 3 दफ़ा ये पॉइंट बोला था कि इसको याद कर लीजिएगा। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं और बिज़नेस में लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना एक्सपेंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं, आप उससे एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। फिर एक्चुअल इंटरेस्ट, क्योंकि आप एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं, आप इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहे होते हैं और वो आपने बिज़नेस में लगाया होता है, तो बिज़नेस में इंटरेस्ट कॉस्ट लेस करनी होती है। फिर वहाँ पे एक्चुअल इंटरेस्ट जितना पे करें या बेंचमार्क विच एवरेज हायर वो लेके हम कर देते हैं। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, बैंक से लिया है, तो जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो लेस कर रहे होंगे, नहीं उसमें नहीं लगेगा। और ये हमेशा एक्रूवल बेसिस के ऊपर लेस होता है, ये भी याद रखिएगा। बिज़नेस हम एक्रूवल बेसिस पे लेके चल रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आपने लीज पे एसेट लिए हुए हैं,
लीज़ का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक की सबसे मुश्किल जो बिज़नेस में एडजस्टमेंट्स आती हैं वो लीज़ एसेट्स की आती हैं। रिमेंबर, अगर आपको लीज़ पे एसेट लिए हुए हैं, जो इसके ऊपर आपने फाइनेंशियल चार्जेस पे कर रहे होंगे, पेपर में गिवन होंगे, ये कभी भी आप क्लेम नहीं कर सकते। लीज्ड एसेट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल चार्जेस आप पे कर रहे होंगे, ये बिज़नेस एक्सपेंस आप अलाउ नहीं करवा सकते। सिमिलरली लीज्ड एसेट्स के ऊपर जो आप डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, वो भी कभी भी आपके एक्सपेंस आउट नहीं हो सकती। लीज्ड एसेट्स की सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, वो है लीज़ रेंटल्स, जितने आप एनुअली पे कर रहे हैं। जितने आप लीज़ रेंटल्स एनुअली पे कर रहे होंगे, सिर्फ वही क्या कर सकेंगे, आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। इसके अलावा लीज़ एसेट से मुतालिक कोई चीज़ भी आपकी एक्सपेंस आउट नहीं होनी। इसको लिख लो, लीज़ एसेट्स के आगे सिर्फ ओनली लीज़ रेंटल अलाउ है। पेपर में लीज़ एसेट्स गिवन करेगा और आपको पूरा घुमाएगा वो कि इतने फाइनेंशियल चार्जेस थे, इतनी आपकी कॉस्ट थी, ये फेयर मार्केट वैल्यू है, ये आप उसकी फाइनेंशियल चार्जेस पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट, वो पूरी कहानी बता देगा। आपके लिए रेलेवेंट क्या होना चाहिए, सिर्फ लीज़ रेंटल, सिर्फ लीज़ रेंटल ही हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी चीज़ आपको बिज़नेस में एक्सपेंडिचर के तौर के ऊपर अलाउ नहीं होगी, क्योंकि सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट जो है वो लीज़ एसेट्स की लगती है बच्चों को। जैसे सैलरी में जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे कार वाला, वो पूरी कहानी गिवन करता है, हमें देखना होता है कि यार कॉस्ट क्या है या फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और यूज़ क्या है, बस 2 पॉइंट पकड़ने होते हैं, आंसर हमारा आ जाता है। सिमिलरली लीज़ एसेट्स में सिर्फ हमने एक चीज़ देखनी है, वो है लीज़ रेंटल। लीज़ रेंटल गिवन है लीज़ एसेट्स के, वो आपका एक्सपेंस क्लेम हो जाएगा। उसके अलावा लीज़ एसेट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है आप उसे कभी भी क्लेम नहीं करवा सकते, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके अलावा कोई भी आपने लोन लिया है, कोई भी आपकी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है, किसी भी किस्म की है, उस पर आपकी फ़ाइनेंशियल कॉस्ट इनकर हो रही है, फाइनेंशियल चार्जेस पे कर रहे हैं, आप कोई प्रॉफिट वगैरह पे कर रहे हैं अंडर मुशारका, अंडर मुराबहा, वो तमाम के तमाम आप क्या कर सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। द कंडीशन इज़ डैट वो लोन जो है वो आपका होली एंड एक्सक्लूसिवली बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। डैट्स इट, ठीक है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है बैड डेट्स, और ये ही सबसे मुश्किल लगता है कि यार बैड डेट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको देखते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी हमने बैड डेट्स पढ़ा था, याद है? उसको क्लेम करने की कुछ कंडीशंस थी, इसकी भी कंडीशंस सॉर्ट ऑफ वही हैं, तकरीबन वही कंडीशंस हैं। अगर आपने बैड डेट क्लेम करना है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, उसको ज़रा हमने क्या करना है अब यहाँ पर देखना है। देखें, बैड डेट्स होते कब हैं हमारे, जब हमने सेल्स की होती हैं ऑन क्रेडिट। जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो डेटर हमारे बन जाते हैं। अब हम वेट कर रहे हैं कि जी वो डेटर्स कब पैसे मिलेंगे, कब पैसे नहीं मिलेंगे। अगर नहीं मिलते तो हम क्या कर देते हैं, हम उसको बैड डेट अपना क्लेम कर लेते हैं। अब बैड डेट क्लेम करने के लिए जो कंडीशंस जो हैं जो फुलफ़िल होने चाहिए वो क्या है। नंबर 1 कि जो अमाउंट ऑफ डेट हम क्लेम करना जा रहे हैं, क्या ये हमारा बैड डेट है, डेट इज़ प्रीवियसली इंक्लूडेड इन इनकम, ये हमारी इनकम का पिछले साल पार्ट बनी हुई थी। नंबर 2, अगर कोई बैंक वगैरह का बैड डेट है तो बैंक वगैरह के लिए लाजमी कि उन्होंने ये लोन दिया हो, उनको लोन रिकवर नहीं हो रहा। अब नंबर बी है कि ये जो पार्ट है ये राइट ऑफ कर लिया है, आपको यकीन हो गया है ये नहीं मिलेगा और रीज़नेबल ग्राउंड्स भी हैं कि अब आप इसको रिकवर नहीं करवा सकते, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बैड डेट्स क्लेम कर सकते हैं। ये 3 कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशंस एज इट इज़ 3 मार्क्स का पेपर में सवाल है कि बैड डेट्स क्लेम करने की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 कि बैड डेट जो है, जो डेट है जिसको बैड क्लेम करना है वो प्रीवियसली आपके इनकम का पार्ट बनना चाहिए। जो अमाउंट ऑफ डेट है, ये पार्ट ऑफ डेट है, उसको राइट ऑफ कर दिया आपने। और तीसरा, अब आपको लग रहा है कि ये रिकवरेबल नहीं है, रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं, आप क्या कर लेंगे, उसको बैड डेट के तौर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। ये देखें, वो देखें, मैं भी इधर हूँ। तो क्लेम करना है ना, आप कहते हैं मुझे बैड डेट क्लेम करना है, तो ये 3 कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए आपकी, ठीक है। क्लेम करने का मसला नहीं है, पेपर में क्लेम करने का है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो पूछ सकता है 3 मार्क्स का कि जी बताएं बैड डेट्स क्लेम करने की कंडीशंस क्या हैं क्या नहीं है। ये 3 मार्क्स का सवाल पूछ सकता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, रिकवरी। बैड डेट्स की रिकवरी जो है ना,
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में आती है एडजस्टमेंट, न्यूमेरिकल में एडजस्टमेंट्स है। पास्ट पेपर में 2 से 3 दफ़ा इंडिपेंडेंट 4 नंबर का सवाल आया हुआ है बैड डेट्स की रिकवरी से रिलेटेड। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 4 नंबर का है, सिर्फ और सिर्फ रिकवरी से रिलेटेड। रिकवरी मतलब आपने पहले बैड डेट क्लेम किया, अलाउ हो गया, फ्यूचर में जाके उसने बयान सुने किसी तारक से मिल के, उसने आपके पैसे ला के वापस कर दिए, रिकवरी हो गई है। रिकवरी होगी, पैसे आ गए हैं, अब उनको डील कैसे करना है वो हमने देखना है। देखें इसमें से ना यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, जब भी बैड डेट्स की रिकवरी होगी ना, अकाउंटेंट ने उसका अकाउंटिंग वाला ट्रीटमेंट किया होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जो अकाउंटेंट करता है बैड डेट्स की रिकवरी का? वो करता है कैश डेबिट, या जो बैंक है उसने वो डेबिट किया होगा और उसने नॉर्मली अदर इनकम का पार्ट बना दिया होगा कि जी हमें ये रिकवरी हो गई है, उसने ऐड कर दिया। मतलब जो हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट आएगा जिसमें हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो भी हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन है, उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में ये वाली इनकम क्या होती है, ऐड की गई होती है। ये इनकम बीच में अकाउंटेंट ने शामिल की हुई है। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। जहाँ पे भी बैड डेट्स की रिकवरी होगी ना, वहाँ पे अकाउंटेंट ने प्रॉफिट में वो रिकवरी की अमाउंट ऐड की होगी। जब आपने इसका ट्रीटमेंट लेना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास होगा अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अकाउंटेंट ने बैड डेट्स की रिकवरी ऐड की हुई थी। आपने जो सबसे पहले काम करना है, वो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना बैड डेट्स रिकवरी का, उसको लेस करवा देना। टैक्स वाले कहते हैं हम इसको नहीं मानते। जो अकाउंटेंट ने एडजस्टमेंट की है, जो अकाउंटेंट ने इनकम का पार्ट बनाया हुआ है, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। ये सबसे बड़ी गलती होती यही है। आप सवाल कर रहे होते हैं, आप भूल जाते हैं कि अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, क्योंकि आपको टैक्स का फॉर्मूला रटा लगाया होता है, आप उसके मुताबिक करते हैं और जवाब लिख के बैठ जाते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, जो अकाउंटेंट ने रिकवरी को प्रॉफिट का पार्ट बनाया होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको रिवर्स करना है, उसको आपने ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अब टैक्स ट्रीटमेंट देखना है। अब टैक्स ट्रीटमेंट के लिए ना आप याद रखिएगा कि हम देखते हैं बैड डेट्स हमने कितने क्लेम किए थे। कितने का मैंने बैड डेट क्लेम किया, वो फॉर एग्जांपल मैंने जी एफबीआर वालों को कहा जी मेरा 1000 रुपये का बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। एफबीआर के पास जाकर अप्लाई करता हूँ, वो कहते हैं ठीक है, वो मुझे 1000 नहीं अलाउ करते, वो मुझे कुछ डिसअलाउ कर देंगे। इसमें से हम लेस करवा देंगे जितने मुझे एफबीआर ने अलाउ किए होंगे। लेट्स सपोज उसने कहा 600 में तुम्हें बैड डेट अलाउ कर रहा हूँ, क्योंकि उसने कहा मुझे यकीन है कि इसमें से 400 जो है वो तुम्हें क्या हो जाएगा, रिकवर हो ही जाएगा। तो ये जो 400 है ये क्या होगा, बैड डेट्स डिसअलाउड। ये डिसअलाउ कर दिया एफबीआर ने। एफबीआर ऐसे ही करता है, आप जब भी जाकर उन्हें बैड डेट क्लेम करते हैं ना, वो सारे आपको अलाउ नहीं करते, वो कुछ अलाउ कर देते हैं, कुछ आपको डिसअलाउ कर देंगे कि ये अब आप क्लेम नहीं कर सकते। वो डिसअलाउ इस बेस पे कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये रकम आपने ना रिकवर करवा लेनी है। ये जो बैड डेट डिसअलाउ होते हैं ना, ये वाले, इसको हम कंपेयर करते हैं अमाउंट रिकवर के साथ, कितनी अमाउंट आपको रिकवर हुई है। क्योंकि आपके अगर पैसे मर गए, आप बैठेंगे तो नहीं, ताजर हैं आप, तो अगले का सर फाड़ देंगे, उससे घर में आप धमाके कर देंगे जाके, ना मेरा कुछ बचेगा ना तेरा कुछ बचेगा। तो क्या है, अब आपको रिकवरी का वेट करने, आपको डिसअलाउ किए गए थे 400, अगर आपको अमाउंट रिकवर हो गई 500, तो यहाँ पे कहेंगे एफपीआर देखा हमने कहा था तुम्हें 400 रिकवर होना है, लेकिन तुमने कितना रिकवर कर लिया, 500, तुमने कितना इजाफी रिकवर किया है। कहेंगे ये तुम्हारी इनकम है, इसको प्रॉफिट में ऐड कर दो। ये जो एडिशनल रिकवर हुआ है ना, ये तुम्हें ओवर एंड अबव मिल गया है, ये क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर 400 मैंने डिसअलाउ किया था और आपको सिर्फ 200 रिकवर हुआ है, कितना नुकसान हुआ, 200 का कहेंगे देख रहे मुझे 200 नहीं मिला, कहेंगे ठीक है ये तुम्हारा लॉस है, इसे क्या कर दो, जाके यहाँ पे लेस करवा दो। तो हमेशा बैड डेट्स की रिकवरी में हमने ये देखना होता है कि हमने बैड डेट्स क्लेम कितने किए थे, वो उसमें से बैड डेट्स हमें डिसअलाउ कितने किए, अलाउ कितने किए गए हैं, वो डिसअलाउ वर्सेस
जो आपका कंपैरिजन है रिकवरी का वो लेते हैं। अगर रिकवरी ज़्यादा है डिसअलाउ से तो गेन है, अगर रिकवरी कम है डिसअलाउ से तो वो क्या है, हमारा लॉस कंसिडर हो रहा होगा। इस तरह से हम इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे हम ये सवाल देखते हैं, ये पास्ट पेपर के सवाल है। मिस्टर गुफ्ता इज़ रनिंग अ बिजनेस इन द नेम ऑफ अल नाफे बिजनेस सॉल्यूशंस इन द टैक्स ईयर 2022। शी क्लेम बैड डेट ऑफ ₹1 million and 1.5 million from its clients Mr. Junaid and Mr. Nawaz. She was allowed reduction of bad debts of ₹750 and 800,000 with respect of receivable from Mr. Junaid and Nawaz in tax year 2022. During 23 she received the following sum from these two debtors। ये उसको अमाउंट्स जो हैं वो रिकवर हुई हैं। जुनैद ने 9 लाख रुपया दिया है, नवाज़ ने कितना दिया है, उसको 5 लाख रुपया दिया है। वर्क आउट द अमाउंट टू बी एडिड अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेट्स इन द टैक्स ईयर 2023। बताएंगे कितनी अमाउंट उसको अलाउ होगी, कितनी अमाउंट उसको डिसअलाउ होगी। अब ये सवाल पढ़ा है ना, ये सवाल पढ़ते साथ एक चीज़ तो है, अगर प्रॉपर न्यूमेरिकल गिवन है, अकाउंटेंट ने ये चीज़ जो है, ये रिकवरी उसने एज इट इज़ क्या की होगी, प्रॉफिट में ऐड की होगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये रिवर्स करेंगे। मतलब जो भी मेरे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन होगा, उस अकाउंटिंग प्रॉफिट में उसने ये रिकवरी ऐड की होगी, बैड डेट्स रिकवरी की। मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको लेस करवाना है, तो मैं ये लेस करवा दूंगा बैड डेट्स रिकवरी, और ये होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कितनी होती है, 13 लाख की, 14 लाख की। तो ये हम क्या कर देंगे, ये हम इसमें से लेस करवा देंगे, ये लेस हो गई। अब हम जाएंगे टैक्स के ट्रीटमेंट की तरफ कि टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करना, कैसे नहीं करना। अब देखें हमारे पास 2 डेटर है ना, एक जुनैद है, नवाज जो भी हो पैसे लेके भागते हैं। अब देखें बैड डेट्स क्लेम कितने की हैं, हम वो देखेंगे। अब इसने 1 मिलियन क्लेम किया था और 1.5 मिलियन क्लेम किया था जुनैद और नवाज के लिए। इसके लिए 1 मिलियन क्लेम किया गया था, इसके लिए 1.5 मिलियन जो है वो क्लेम किया गया था। यहाँ पे हम देख लेंगे बैड डेट्स अलाउ कितने किए गए हैं। FBR ने 750 जुनैद के लिए अलाउ किए और 8 लाख किसके लिए अलाउ किए, तो 750 हम यहाँ पे ले लेंगे और 8 लाख हम यहाँ पे ले लेंगे। डिसअलाउड कितने की हैं बैड डेट्स, यहाँ पे 250 और यहाँ पे 7 लाख। FBR को लग रहा था कि आप जुनैद से तकरीबन 2.5 लाख तक रिकवर करवा लेंगे और नवाज से आप कितना रिकवर करवा लेंगे, 7 लाख तक। अब इसमें से हमने कंपेयर करना है कि एक्चुअल में हमने कितने रिकवर हुए हैं। यहाँ पे हम अपनी रिकवरी ले लेंगे कितनी आ रही है। अब जुनैद से कितने रिकवर हुए हैं, 9 लाख और नवाज से 5 लाख। अब देखें ये डिसअलाउड था, ये रिकवर्ड है। कितना हमें एक्सेस मिल गया, ये 650 हमें ज़्यादा मिले हैं, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एज अ इनकम के तौर के ऊपर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे 2 लाख मुझे कम मिला है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा यहाँ पे जाके लेस हो जाएगा, ये मेरा बैड डेट्स की रिकवरी का लॉस कंसिडर हो रहा होगा। ठीक है, बैड डेट्स की रिकवरी आपने इस तरह से डील करनी होती है। ये सबसे मुश्किल लगता है बिज़नेस में, जब भी न्यूमेरिकल्स में एडजस्टमेंट आती है, इसमें लाजमी गलती हो जाती है। इसको देख लें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं। अगर न्यूमेरिकल आपको आएगा उसमें एडजस्टमेंट होगी, और ये एडजस्टमेंट कंपलसरी है जो उसने पूछनी होती है पेपर में। न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेगा ये।
टैक्स गिवन हो और उसके बाद मतलब उनके स्टेटमेंट बैड टैक्स गिवन हो, मतलब बैड टैक्स रिकवर हुआ तो उसे मतलब टैक्स करेंगे नॉट अलाउड। अकाउंटिंग वाले ना, नहीं टैक्स की तो ये तो की है, ये तो पूरा गिवन है ना, उसमें सब कुछ गिवन हो, अगर ये मतलब स्पेसिफिकली गिवन ना हो। रिकवरी ऐसा होता नहीं है, इतना वेग तो कभी आई कि आप ज़िंदगी में। कौन सा न्यूमेरिकल है, सवाल बताओ। अभी गिवन होगा ऐसे कहना, हाँ सर गिवन था मैंने पढ़ा नहीं था। नहीं सर ये क्लियर है? यस सर। उसके बाद मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें से भी ना एक आधी एडजस्टमेंट वो न्यूमेरिकल में पूछ रहा होता है और इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। आपको मेथड ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर याद है कि हम टैक्स ईयर कैसे चेंज कर रहे होते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग, अगर आपने पॉलिसीज़ चेंज करनी है, अकाउंटिंग मेथड चेंज करना है, उसका भी चेंज करने का स्टेप वही होता है। आप जाते हैं कमिश्नर को अप्लाई करते हैं, अपनी कंपेनिंग नीड शो करते हैं, उसके बाद वो आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास दो तरह के होते हैं, जहाँ तो हम कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, या हम किसके ऊपर चल रहे होते हैं, एक्रूवल बेसिस के ऊपर चल रहे होते हैं। जो कंपनी है उसके लिए बाउंड है वो कौन सा मेथड अडॉप्ट करेगी, एक्रूवल बेस ही लेके चलेगी, एक्रूवल बेसिस के तहत ही अपने तमाम अकाउंट्स बनाएगी। जो इंडिविजुअल और एओपी है वो या तो कैश बेस ऑप्ट कर सकती है या वो एक्रूवल बेस ऑप्ट कर सकती है। इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन कंपनी के लिए क्या बाउंड किया गया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक्रूवल बेसिस के ऊपर ही बनाएंगी। इसके बाद एफपीआर के पास भी ऑप्शंस हैं, वो किसी पर्सन को भी बाउंड कर दे कि आपने अपने अकाउंट इस तरह ही बनाने हैं तो उसी वे में अपने अकाउंट्स वगैरह तमाम बना रहे होंगे। और अगर आपने अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करना है, वो नॉर्मली इंडिविजुअल या एओपी कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर वही होगा कि सबसे पहले जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, अपनी कंपेलिंग नीड शो करेंगे, उसके बाद वो सेटिस्फाई हो जाए तो क्या करेगा, आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज कर देगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो जाए तो आप तमाम अकाउंट्स जो हैं वो सारे रिवाइज़ कर देंगे, उसके मुताबिक आप अपना फिर नया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे रहे होंगे। अच्छा, जब एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम मूव करते हैं, इससे क्या हो गया है, हैंग हो गया। अब कैश बेस अकाउंटिंग सिस्टम बड़ा इजी है। कैश बेस सिस्टम में आपको पता है कैश की मूवमेंट है, इसके ऊपर हम तमाम ट्रांजैक्शंस अपनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एक्रूवल बेस के ऊपर। एक्रूवल बेस पे है कि आपका एक्सपेंस इनकर हो जाए तो आपने क्या करना है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। पेमेंट जो है वो आपकी रेलेवेंट नहीं होती। अब चूंकि पेमेंट यहाँ पे रेलेवेंट नहीं है, एक्सपेंसेस एक्रू हो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर हमारा पेएबल जो है वो रेज हो जाता है, मतलब हमारी लाइबिलिटीज़ जो है वो क्या होती हैं, राइज होती हैं। अब यहाँ पे चीज़ जो है, ये वाला पॉइंट भी इनएडमिसिबल है, पेपर में पूछता होता है अक्सर। फॉर एग्ज़ाम्पल 2023 था, 2023 में कोई आपका एक्सपेंस था जो आपने पे नहीं किया, पेएबल था, आप क्लेम कर सकते हैं। आपने भी पे नहीं किया, पेएबल है, आप क्लेम कर सकते हैं। एफबीआई कहेगा ठीक है, मैं आपका मेथड अक्रूवल बेसिस है, आप क्लेम कर सकते हैं, आपको अलाउ है। 2023 में हम क्या कर लेंगे, उसको अलाउ कर लेंगे, और ये हमारी फिर क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा कि अभी तक तो मैंने पे नहीं किया, मैंने क्या करना है, मैंने इसको पे करना है, ये मेरी लाइबिलिटी के तौर पे चल रहा है। अब मुझे एफबीआर जो है वो 3 साल का टाइम दे देगा, 2024, 2025, 2026। इस ईयर के बाद ये 3 साल का टाइम है, 1, 2, 3। मैंने ये एक्सपेंस इन 3 सालों में पे करना है। अगर मैं पे कर दूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 में पे कर दिया मसला नहीं है, 25 में पे कर दिया मसला नहीं है, 26 में मैंने पे कर दिया मसला नहीं है। लेकिन अगर 2027 आ गया और स्टिल ये जो एक्सपेंस मेरा पेएबल था 2023 से वो पे ना किया गया, तो फिर क्या हो जाएगा, 2027 में ये एक्सपेंस मेरी इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा, ये डिसअलाउ कर दिया जाएगा, और इस को हम क्या कहते हैं, रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स कह रहे होते हैं। ये रिकूपमेंट है,
इसे हम कहते हैं ये रिकूप्ड हो गए हैं हमारे, कि पहले हमने इनको एक्सपेंस के तौर पे क्लेम किया था, हम इनको पे नहीं कर पाए, टाइम ख़त्म हो गया तो वो डिसअलाउ कर दिए गए हैं, वापस हमारी इनकम में ऐड बैक कर दिए गए हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिकूपमेंट कह रहे होते हैं। अब ये पॉइंट पेपर में गिवन होता है न्यूमेरिकल में, वो कह देगा जी आपका ये एक्सपेंस है, पिछले 3 साल से 4 साल से रिलेटेड था, आपको अकाउंट की स्क्रूटनी करते हुए लगा पता कि जी अभी तक पे नहीं किया, तो अगर 3 साल का टाइम लैप्स हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा, आपकी इनकम में ऐड बैक हो दिया रहेगा। तो ये भी इनएडमिसिबल होता है टाइम लिमिट्स की वजह से। ठीक है, ये भी एक कॉमन एडजस्टमेंट है जो न्यूमेरिकल में गिवन होती है कि 3 साल का टाइम है, 3 साल तक पे कर दो, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, आपकी इनकम में ये चीज़ ऐड बैक कर दी जाएगी। तो जहाँ पे भी आता है अपना अक्रूवल बेसिस, वहाँ पे आपका ये जो है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है। कौन सा सवाल है? ये पास पेपर है, एक और दिखाता हूँ, ये पास पेपर है, आपको एक और दिखा रहा हूँ, ये पास पेपर है। ओ भाई सवाल से देगा अपने पहले। आपको एक और दिखा रहा हूँ। हाँ, ये सारी रिकवरी है भाईजान, क्या हो गया, ये सारी रिकवरी है, ये सारी इनकम में ऐड हो जाएगी। ध्यान से लाइन पढ़े, वही करो ना, उसने क्या आपको 90,000 रिकवर हो गया, ये आपको प्रीवियस सारा डिसअलाउ था, प्रीवियसली सारा डिसअलाउ था ये, कि ये इनको था ये रिकवर होना ही होना है, तो आपको उतना रिकवर हो गया ये। ठीक है, तो कुछ गेन कोई लॉस हुआ नहीं करेंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, वो हमेशा ऐड बैक होती है। प्रोविजंस हमेशा डिसअलाउ होती हैं, हमेशा डिसअलाउ है, बैड डेट्स की हैं, स्टॉक की है, इन्वेंट्री की है, जिसकी भी प्रोविजन है वो हमेशा डिसअलाउ होती है। प्रोविजंस टैक्स में हमेशा इनएडमिसिबल है, हमेशा। FR2 में जाके IAS 12 पढ़ेंगे, वहाँ पे भी सारा मसला प्रोविजंस का ही होता है। डेफर्ड टैक्स में प्रोविजंस टैक्स में हमेशा इनएडमिसिबल होती हैं, कभी भी अलाउ नहीं होती, कभी भी अलाउ नहीं होती, ये याद रखना। वो बेशक डेट्स की हो, इन्वेंट्री की हो, ऑब्सोल्यूट आइटम्स की हो, वो हमेशा इनएडमिसिबल हैं प्रोविजंस। अच्छा, उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड की बात करते हैं। स्टॉक इन ट्रेड को हमने वैल्यू करना होता है, किसके ऊपर करना होता है, ये यहाँ पे 1-2 एडजस्टमेंट्स हैं जो इसने यहाँ पे पूछी हुई हैं स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर, उसके बाद वो नहीं पूछता, उसने हाथ हल्का रखा हुआ था। आपको पता है कि स्टॉक इन ट्रेड जब हम बनाते हैं, हम किस तरह लेके चल रहे होते हैं, हमारे पास आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर जो हमने परचेजेस की होती हैं वो इसमें ऐड होती हैं, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हम इसमें से लेस करवाते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाती है, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक की वैल्यूएशन है ना, इसके ऊपर भी हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ये किसके ऊपर वैल्यू करना है, ये NRV या कॉस्ट, जो लोअर वैल्यू होगी उसके ऊपर क्या किया जाएगा, हमेशा ये रिकॉर्ड किया जा रहा होगा, हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV के ऊपर हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर स्टॉक टेकिंग मेथड हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक होगा प्राइम कॉस्ट मेथड पे रिकॉर्ड करेंगे या इसको रिकॉर्ड करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। प्राइम कॉस्ट पर लेके चलेंगे तो तमाम डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, अगर हम इसको लेके चलेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के ऊपर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों बीच में आ रही होती हैं। पेपर में आपसे प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करवाएगा, पेपर में NRV ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं करवाएगा, पेपर में उसने आपका इनका प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो बताना है, क्या है क्या नहीं है, उसको ज़रा हमने क्या करना है यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है यहाँ पे। ज़रा इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का ज़रा प्रॉफिट के साथ रिलेशन पता है आप लोगों को क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल का प्रॉफिट के साथ रिलेशन पता है क्या होता है, सबको पता है, कोई ऐसा जिसको ना पता हो? चलिए ज़रा GP ड्रॉ करते हैं, हाइपोथेटिकल वैल्यू लेके। हमारे पास सेल्स हैं 1 लाख की, ये रिलेशन ना एंड पे समझ लीजिएगा, ये पेपर में एडजस्टमेंट आती है ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की।
वहाँ पे सिर्फ आपने इसको देखना है कि ऐड बैक होना है कि लेस होना है प्रॉफिट में, सिर्फ आपने ये चीज़ देखनी होती है। सेल्स लेते हैं हम 1 लाख की, लेस करते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम सबसे पहले ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000 का। परचेजेस लेते हैं हम 70,000 की, और नहीं परचेजेस थोड़ी कम करता हूँ, 60,000 की। क्लोजिंग स्टॉक में लेता हूँ 15,000 का। मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी? 65,000। 65,000 जो है वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है। मेरा जीपी कितना आएगा? 35,000 जो है वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा होगा। पेपर में उसने सिर्फ आपको जो है वो प्रॉफिट गिवन करना है। आपके सामने प्रॉफिट गिवन है, उसने आपको एडजस्टमेंट बतानी है, उसने आपको सिर्फ एडजस्टमेंट बतानी है, और उस एडजस्टमेंट को आपने देखना है कि प्रॉफिट में ऐड बैक करना है कि लेस करना है, ये चीज़ आपने देखनी है। देखिए फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक हमने यहाँ पे रखा है 15,000 का, ठीक है। अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को 15,000 से कम करके 8,000 कर दूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो जाएगी, ज़रा बताएं। क्लोजिंग स्टॉक 15 का रिकॉर्ड किया हुआ था, वो कहते रही वो तो कॉस्ट पे थी, आपने एनआरवी रिकॉर्ड की है, एनआरवी के मुताबिक तो इसकी वैल्यू बनती है 8,000 रुपया। अब बताएं क्लोजिंग स्टॉक कितना, मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी? 72। प्रॉफिट मेरा कम हो ज़्यादा हो गया? कितना हो गया प्रॉफिट मेरा? 28। अब आप देखें, अगर मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस कर रहा हूँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? मैं लिख देता हूँ, मेरे अजीबो गरीब तरह से देख रहे हो। 20,000 था, 60,000। क्लोजिंग स्टॉक मैंने 8,000 का कर दिया। अब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी? 72,000। 1 लाख से 72,000 लेस किया, प्रॉफिट कितना आया? 28,000 आया। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होने से प्रॉफिट मेरा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? अब पेपर में सिंपल आपको गिवन करेगा कि आपने जो इन्वेंट्री रिकॉर्ड की हुई थी उसकी वैल्यू ये थी, एनआरवी की वैल्यू ये है, आपने देखना है वो ऐड हो रही है कि लेस हो रही है, डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर वो डिफरेंस कम ही है, जैसे यहाँ पे कम हो रहा था, तो वो प्रॉफिट में आप क्या कर देंगे? अमाउंट लेस करवा देंगे। ये 7,000 से कमी आ रही थी तो आप 7,000 क्या करेंगे? प्रॉफिट में लेस करवा देंगे, आपकी वो एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा एडजस्टमेंट यही होती है क्लोजिंग स्टॉक की जो गिवन करते हैं। वो कह देगा आप पहले अपना क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आई थी 2 लाख रुपए की। अब आपने फैसला किया आप चले जाएंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, उससे आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई है 1,80,000। अब आपको पता है कि यार पहले इस पे था, अब इस पे हो गया। क्लोजिंग स्टॉक मेरा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अगर कम हो रहा हुआ तो जितना डिफरेंस है उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा हुआ, जितना डिफरेंस होगा वो आप क्या कर देंगे? प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। ये एक सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट पता नहीं क्यों समझी जाती है कि नहीं है आपके सामने। आपको सिर्फ रिलेशन देखना है, क्लोजिंग स्टॉक का जीपी के साथ रिलेशन क्या है। ये रिलेशन जो इसका है वो डायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो आपका जीपी बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है आपका जीपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। देखिए वहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक अगर 15,000 है, जीपी कितना था? 35,000 था। क्लोजिंग स्टॉक आपका 8,000 हुआ है, जीपी कितना हो गया? 28। तो ये लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीपी। सिर्फ ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, प्रॉफिट में ऐड कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, प्रॉफिट में लेस करवा दोगे। सिर्फ ये एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। पेपर में एडजस्टमेंट गिवन करेगा, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट ये थी, एनआरवी ये थी, ऑब्जॉर्प्शन ये थी, मार्जिनल ये थी। आपने देखना है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो प्रॉफिट में लेस करवा देना, अगर बढ़ रहा हुआ तो प्रॉफिट में आपने वो चीज़ ऐड कर देनी है। शॉर्टकट लगाएं, आपकी एडजस्टमेंट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है, पास्ट पेपर में जो समझी जाती है।
मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज होने से किस पे फ़र्क डालेगा? मतलब सिर्फ इन्वेंट्री वैल्यू पे ही इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग से रेलेवेंट नहीं होती। नहीं, आप एब्जॉर्प्शन कॉस्ट और एक मार्जिनल कॉस्ट आप मार्जिनल कॉस्टिंग से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में चले गए हैं तो आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू चेंज हो रही है, बस सिर्फ वही करना है। तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक पे डिपेंड करता है। ओपनिंग स्टॉक के ऊपर डिपेंड हो नहीं सकता। ओपनिंग स्टॉक आपका निकल गया होता है, बिक गया होता है। जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो जब साल में आता है वो चला गया होता है। कॉस्ट ऑफ सेल पे डिपेंड कर सकते हैं इनवर्स रिलेशन के साथ। अगर कॉस्ट ऑफ सेल गिवन हो, आपको उससे सिर्फ प्रॉफिट गिवन करना है, आपने प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं एडजस्टमेंट करवाएगा वो आपसे। आप सवाल क्या कर रहे हैं, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तमाम एडजस्टमेंट्स करते आ रहे हैं, तो उस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट्स होके आ चुकी हुई। क्वेश्चन हो जाता है कि स्टार्ट विद सेल, मतलब सेल से स्टार्ट। ऐसा आज तक आई कैप में कोई सवाल नहीं है। आई कैप के जितने क्वेश्चंस पकड़ लें, लास्ट 3 अटेम्प्ट के पकड़ लें, क्लियर लिख रहा है स्टार्ट योर क्वेश्चन फ्रॉम दिस अमाउंट, प्रॉफिट की अमाउंट गिवन करता है वो बाकायदा। सेल से भी स्टार्ट हुआ, लॉस से भी स्टार्ट होगा। सेल से भी। तो भाई प्रॉफिट लॉस मैं क्या मरिया तू क्या आंकड़े है, गलत एक सी है नहीं है। आपके पास पेपर में कोई सवाल सेल से स्टार्ट नहीं हो रहा। वो एक सवाल आप लेके आएंगे बिना सिकंदर वाला, एक सवाल लेके आएंगे वो आप कर गलत तरीके से रहे हैं, अंदर वाला भी है। वो आप कर गलत तरीके से रहे हैं। वो आसान तरीके से हो सकता है, आप खुद मुश्किल तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं। वो आपको खुद मुश्किल करने का शौक़ है, मुझे कोई मसला नहीं है। वो इजी तरीके से भी हो जाता है, आसान पसंद नहीं आता ना। वो कहते हैं नहीं हमें सुकून नहीं मिलेगा अगर आसान तरीके से हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, हाँ डिफरेंस लेंगे। हाँ डिफरेंस लेंगे ऐड कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा। आपके पास पेपर्स में वो एक ही सवाल है बिना सिकंदर वाला, जिसको आप कर दूसरे तरीके से रहे होते हैं। अगर आप उसको इस तरीके से करेंगे, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है ये, हार्डली 1 या 2 एडजस्टमेंट में ख़त्म हो जाता है। जब आप उसको सेल से लेके चलते हैं, आप जान के सवाल को लंबा कर रहे हैं। जब शॉर्टकट से हो सकता है तो क्यों टाइम कंज्यूम करना है आपने मुश्किल वे में जाके। प्रॉफिट से लेके चले। जब आई कैप आपको क्या ही प्रॉफिट से रहा है तो फिर आप क्यों सेल्स पे जाना चाहते हैं? आप सेल्स पे जाते हैं तो पूरी आप वर्किंग रिवाइज करेंगे, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स करें। नंबर का न्यूमेरिकल है। अब अगर उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट है तो सिर्फ 1 या 2 ऐड लेस होते हैं, फिर तो नंबर मिलेगा ही नहीं। आपको किसने क्या नहीं मिलेगा? अगर सेल से स्टार्ट करेंगे तो मतलब सारी रिवर्स वर्किंग होगी। आपके ख्याल से आई कैप में स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, जितना लंबा सवाल करेंगे नंबर मिलेंगे? लंबा करनी है, मेरा मतलब वो नहीं है। इसने यही कहा है ना कि मैं पूरा सवाल लंबा करके आऊँगा, 20 सफ़े भर के अगर नंबर। अगर स्टेप वाइज नहीं है, मैं वापस नहीं आता। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपने स्मार्टली प्ले करना होता है। ये सवाल नज़र आ रहा है? शुरू कहाँ से हो रहा है? लॉस से? लॉस से? ये सेल से कर सकते हो? सेल से करना क्यों है? करना क्यों है सेल से? अगर उसने आपको जब बता दी है, जब आपके सेक्शन नंबर 21 की पहली लाइन लिखी हुई है कि आपने ऑर्डिनेंस में कह रहा है कि आपने स्टार्ट ही प्रॉफिट से करना होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, आपने सेल से क्यों करना है? मुझे बताएं, आपने क्यों यूनिकनेस के चक्कर में अटेम्प्ट लगवानी है अपनी? आपका मतलब वही है। जब वो यहाँ पे एग्जामिनर चिल्ला चिल्ला के अब तकरीबन हर सवाल में कह रहा है कि आपने अपना सवाल जो है वो शुरू करना है प्रॉफिट से, आपने अपना सवाल प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करना है, आप सेल से क्यों करना चाहते हैं? मुझे बताएं। क्या? अगर कुछ भी गिवन ना हो फिर तो हम और भाई अगर वो क्यों सेल से करवाएगा? सेल से सवाल करवाने का मतलब है कोई एडजस्टमेंट हो ही नहीं रही बीच में, सवाल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एडजस्टमेंट्स डिसअलाउड कहाँ पे होंगी? जब प्रॉफिट्स पे आप जा रहे होंगे। तो वो पागल है, वो सेल से देगा और तमाम सेक्शन 21 जो है ख़त्म हो जाए बीच में। अगर आप सवाल कर रहे हैं स्टार्ट सेल से, तो सेक्शन नंबर 21 जो है वो तो बीच में अप्लाई नहीं हो सकता कभी भी। जो चीज़ आपको डिसअलाउ है आप वो इग्नोर करते जाएंगे, मतलब इनकम फ्रॉम बिजनेस का पैटर्न जो है उससे वो ख़त्म हो जाएगा सारे का सारा। फिर तो अगर सेल से स्टार्ट करने पे सेक्शन नंबर 21 हम ख़त्म कर देते हैं,
तो सेल से कभी भी सवाल स्टार्ट नहीं होगा। आप जितने भी सवाल देख लेंगे उसने अब तो लिखता है बाकायदा कि आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर ये है, सवाल आपको स्टार्ट यहाँ से करने। उसे पता है कुछ बच्चे आते हैं वो कहते नहीं हम तो सेल से स्टार्ट करेंगे, वो लिख के बताता है। जी मेरा मतलब वो नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि लिखा हो पिछले 27 अटेम्प्ट में उसने नहीं लिखा आज तक। सेल से नहीं कर सकते, आप देखें सेल से करेंगे ना, उसने एडजस्टमेंट दी हैं, आप इग्नोर करते जाएंगे तो ट्रीटमेंट किसका ले रहे हैं फिर? आप बताएं। इन एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करने के मार्क्स हैं, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मार्क्स हैं, उसको ऐड बैक करने के मार्क्स हैं, उसको लेस करने के मार्क्स हैं, बैड डेट्स को ऐड बैक करने के मार्क्स हैं, उसको लेस करने के मार्क्स हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना सेल से, आपने कोई चीज़ ऐड बैक तो नहीं की होगी, ऐसे ही की रहे, आप मार्क्स लूज करते जा रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ के पानी है चैनल है। मेरे ख्याल से मैंने ब्रेक नहीं दी हुई। हाँ फोकस करो। ये आपको चार्ट नजर आ रहा है? ये जो चार्ट है ना, ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज जो है कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रही होंगी। ये चीज़ सिर्फ आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो है कंपनीज के लिए क्या है, कंपनी के लिए लाजमी है कि वो चलेंगी एक्रूवल बेसिस के ऊपर। अगर आप अपने अकाउंट एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हैं ना, तो आपकी स्टॉक टेकिंग हमेशा किसके ऊपर होगी? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे होगी। ये चीज़ याद रखनी है। अगर आपके अकाउंट एक्रूवल बेसिस पे बन रहे हैं, आपकी स्टॉक टेकिंग किसके ऊपर होगी? हमेशा एब्जॉर्प्शन पे होगी। अब इंडिविजुअल या एओपी के पास ऑप्शन है, या तो अपने वो अकाउंट कैश बेसिस पे बना सकते हैं या वो किस पे बना सकते हैं? एक्रूवल बेसिस के ऊपर। अगर वो कैश बेसिस पे अपने अकाउंट बनाते हैं तो वो अपनी स्टॉक टेकिंग प्राइम कॉस्ट पे भी कर सकते हैं और वो एक्रूवल पे भी कर सकते हैं, दोनों उसको उस पे एब्जॉर्प्शन पे भी कर सकते हैं, दोनों उसको अलाउ है। लेकिन अगर एओपी या इंडिविजुअल अपने अकाउंट एक्रूवल बेसिस के ऊपर बनाएगी ना, तो सिर्फ वो फिर किसके तहत अपने करेगी? क्रॉस स्टॉक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे कर रही होगी। तो ये जो डायग्राम है ये आपको पता होनी चाहिए, कौन सी कंपनी है, कौन सा बिजनेस कैसे है, कैसे नहीं चल रहा होगा। ठीक है, अभी जैसे हमने बात की है ये स्टॉक वाली, इस तरह की एडजस्टमेंट्स जो है वो इसमें से आ रही होती हैं। जैसे कि दर इज ZJ लिमिटेड इज़ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, आपको पेपर में भी इस तरह से एडजस्टमेंट गिवन होगी, जिसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतने मिलियन का है, आपको बता दिया जाएगा, और उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी गिवन की जाएगी, वर्क इन प्रोसेस सब कुछ गिवन कर देगा। कह देगा पहले वो मार्जिनल कॉस्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो चले गए हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्ट मेथड पे। तो आपने ओल्ड और न्यू का डिफरेंस लेना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक है वो ऐड हो रहा है तो आप उसको प्रॉफिट में ऐड करते जाएंगे, अगर वो लेस हो रहा है तो प्रॉफिट में आप उसको लेस करवाते जाएंगे। इस एडजस्टमेंट का सिर्फ ये आपने रिलेशन याद रखना है, जो भी हम तमाम डिस्कस कर रहे थे कि क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन डायरेक्ट होता है प्रॉफिट के साथ, ये चीज़ आपने नहीं भूलनी। पास्ट पेपर में 3 एडजस्टमेंट्स हैं। ये कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, या आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी या पढ़ रहे होंगे, तो ये वैसे पेपर में पूछता नहीं है क्या है क्या नहीं है, ना आपको याद करने की ज़रूरत है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, लेबर क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे तमाम जो आपके स्पेशल एक्सपेंडिचर्स जो है थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब बिज़नेस का आखिरी एरिया रह गया है, डैट इज़ डेप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन कर लें, आपका बिज़नेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ द लास्ट एरिया आपके बिज़नेस का। यहाँ तक कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं।
कोई भी स्कीम आपको एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग सिटीजन ट्रेनिंग की दी हुई है, वो FBR की नहीं थी, वो गवर्नमेंट की थी। वो भी हो सकती है अगर उसके FBR से अप्रूवल लिया हुआ है आपने, अगर आप उसके पार्टिसिपेंट हैं, आप एम्प्लॉयज़ ट्रेन करवा रहे हैं, वो हो सकती है। वो सिंपल बता देगा कि आपने सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान था, उसकी ट्रेनिंग करवा दी, उस पर इतना ख़र्चा कर दिया है, और वो जिस स्कीम के तहत ट्रेनिंग करवाई गई है वो स्कीम FBR से अप्रूव थी, वो बस आपको ये लाइन लिख के देगा। सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होना कंपलसरी है, एम्प्लॉय होना कंपलसरी नहीं है, पाकिस्तान का शहरी होना कंपलसरी है। आपने डिलीवरी नहीं ली कॉन्ट्रैक्ट की, आपको फ़ायदा हो गया। प्लॉट्स के भी लिए हैं, फाइलें जो होती हैं प्लॉट्स की, आप डिलीवरी लिए बगैर फाइल भेज देते हैं, गेन आता है। प्लॉट लिया था, प्लॉट तो नहीं लिया, फाइल ली या फाइल बेचे गेन आ गया, तो स्पेकुलेशन सारी है। आपने बेच नहीं है तो फ़ायदा हुआ है ना आपको। मैं आप जाते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं AC का कि आपको चाहिए 1000 AC, आप डील करके आते हैं, वो कहते हैं ठीक है कब चाहिए, आपने कहा 3 माह बाद चाहिए, कहते 3 महीने बाद ना अगर आपने AC बेचने में हमें बेच दीजिएगा। आप लेने जाते कहते क्या कीमत है मार्केट में, उसने कहा इतने का, तो ठीक है ले लो। आपने AC लिए ही नहीं है, आपने लिए बगैर ही बेच दी है, प्रॉफिट हो गया होगा, वो तो प्रॉफिट है, वो आपका स्पेकुलेशन गेन है। आपने कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी नहीं ली, कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया है, आपका प्रॉफिट भी आ गया है, तो ये आपका स्पेकुलेटिव गेन होता है। क्या हुआ है? और क्या सवाल? पानी कहाँ तक जाएगा? ये पानी की बात है। ये सवाल पूछ रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। हाँ नहीं होगा, कॉस्ट में से क्यों, बिजनेस एक्सपेंस था वो, उसे साल लेस हो गया था। तो जो मर्ज होकर नई कंपनी बनी है ना, वो नई कंपनी जो एक्सपेंस है मर्जर का वो लेस करवा सकती है। पुरानी तो ख़त्म हो गई है, पुरानी ख़त्म होकर नई कंपनी बनी है। ब्रेक क्या करनी है ब्रेक? तेरी सारी क्रैम करने वाली 2-3 ही थी सिर्फ जो बताई हैं, बाकी तमाम रूल्स हैं जो आपने न्यूमेरिकली अप्लाई करने होते हैं। हाँ वो जो बता तो दिया, थ्योरी याद क्रैम करने वाली कौन सी थी इसमें, जो रट्टा मारने वाले बता तो रहा हूँ, कल बताएं, आज वो 2-3 एक्सेप्शंस बताई हैं। बाकी समझना है, ये रूल्स याद होने चाहिए कि कौन सी एड बैक चीज़ हो रही है, कौन सी एड बैक नहीं हो रही। डेट्स इट। बिजनेस का लास्ट एरिया जो है डेट इज़ फ्रॉम डेप्रिसिएशन। जो आप एसेट्स वगैरह एक्वायर कर रहे होते हैं, फिक्स एसेट्स, उनको डेप्रिशिएट करना है, और ये एक एडजस्टमेंट होती है जो न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी एडजस्टमेंट होती है, जिसमें एसेट्स की एक्विजिशन से लेके उनका डिस्पोजल और उनकी डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड करना सीखना है। यहाँ पे जो आप अकाउंटिंग में IAS 16 पढ़ते हैं, तकरीबन वही बातें जो हैं वो हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ये लास्ट एरिया है जिसमें हमने देखना है कि एसेट को अगर एक्वायर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, एक्वायर करने के बाद उसको डेप्रिशिएट कैसे करना है, और डेप्रिशिएट करने के बाद उसको हमने
डिस्पोजल इसका हमने कैसे करना है, ये 3 बातें जो हैं वो हमने क्या करनी है यहाँ पर सीखनी है, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग में पढ़ के आए हुए हैं आप लोग, सबको पता है। उसमें हमने बड़े मल्टीपल मेथड्स पढ़े हुए थे, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही मेथड चलता है, डैट इज़ WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। उसमें क्या होता है, उसमें हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, लेकिन किसके ऊपर, बुक वैल्यू के ऊपर एसेट्स की हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं। सिंपल एक ही मेथड है जो टैक्स में इस्तेमाल होता है, डैट इज़ WDV मेथड। इसके तहत हम क्या करेंगे, तमाम डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। रिमेंबर, अकाउंटिंग जो डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होगा वो हमेशा हमारा डिसअलाउड होता है। आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा जिसमें आप तमाम एडजस्टमेंट कर रहे होंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप जो सबसे पहले चीज़ रिवर्स करते हैं वो एसेट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। मतलब जो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन आपने लेस की होती है ना, आप सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन अपनी ऐड बैक कर देते हैं। आपने अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल लेस किया होता है, जब एसेट डिस्पोज ऑफ किया होगा उसके ऊपर लॉस आया होगा अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग लॉस लेस किया होगा वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। उसके अलावा अगर अकाउंटिंग गेन आपने ऐड किया होता है तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करवा देंगे। तो सबसे पहले सवाल में जो चीज़ हम रिवर्स करते हैं वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इन तमाम एसेट्स का जो हम लेके चल रहे होते हैं। डिप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाती है, लॉस ऐड बैक हो जाता है, गेन लेस हो जाता है। सबसे पहले काम हमारा ये रिवर्सल का होता है सबसे पहले। इसके बाद फिर हम क्या लेते हैं, इसके बाद फिर हम टैक्स ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं। मींस फिर हम लेस करवाते हैं टैक्स डिप्रिसिएशन, और जो टैक्स लॉस होगा वो लेस करवाएंगे, और टैक्स गेन जो होगा ये लेस ऐड करवा रहे होंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने क्या करना होता है, लेस करवाना यहाँ पे सीखना होता है। डिप्रिसिएशन में एक पॉइंट जो है उसमें चेंजिंग आई है, तो इसलिए वो पॉइंट की एप्लीकेबिलिटी उस हद तक पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लास्ट ईयर वो पॉइंट रूल और था, अब वो रूल जो है वो चेंज हो गया हुआ है, तो इसलिए वो पॉइंट जब आएगा मैं हाईलाइट कर दूंगा। उसकी टेस्टिंग की प्रोबेबिलिटी चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले डेप्रिशिएबल एसेट्स होते क्या हैं, ये डेफिनेशन आ सकती है पेपर में, ये पास्ट पेपर में आई भी हुई है कि डेप्रिशिएबल एसेट्स होते क्या हैं। ये 3 बातें सिर्फ आपने एटलीस्ट लिखनी है, ये 3 बातें सिर्फ आपने क्या लिखनी है, पेपर में लिख के आनी है एटलीस्ट, कम से कम इतनी कि डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं। वो तमाम एसेट्स जो बिज़नेस में यूज़ हो रहे हैं होली या पार्टली, जिनके क्या फ़ीचर्स हैं, जिनकी लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा है, जिनकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर से लूज़ हो रही है, और वो आपके बिज़नेस में इस्तेमाल हो रहे हैं बिज़नेस इनकम जनरेट करने के लिए, वो तमाम एसेट्स क्या कहलाते हैं, आपके डेप्रिशिएबल एसेट्स कहलाते हैं। और इसमें तमाम जो स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट जो होती है वो भी बीच में शामिल होती है। मिनिमम डेफिनेशन ये है जो आपने पेपर में लिखनी है। अगर पेपर में आता है डिफाइंड डेप्रिशिएबल एसेट्स अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, ये 3 बातें अगर आप लिख आते हो, 3 नंबर के डेफिनेशन में से आपको अराउंड वो 2 नंबर ईजीली दे देगा। और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको क्रैम करके आपने जाके क्या करना है, लिखाना है। उसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट भी इस साल की एडिशन है कि अगर कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट जो जॉइंटली ओन किया जा रहा है टैक्स पेयर से या इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट से जो लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं SECP से, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट उस टैक्स पेयर का ही ट्रीट होगा, उसकी तमाम डेप्रिसिएशन वगैरह वो टैक्स पेयर ही ट्रीट कर रहा होगा। अब ये पॉइंट पेपर में दे सकते हैं आपको कि आप कोई एसेट ऑन कर रहे हैं किसी भी मुशारका स्कीम के तहत या किसी भी इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के तहत जॉइंटली ऑन कर रहे हैं आप और कोई इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट, वो एसेट जो है वो आपका ही शुमार होगा और उसके तमाम डेप्रिसिएशन वगैरह जो है आप ही रिकॉर्ड कर रहे होगे। ये वाला पॉइंट माइंड पेपर में पूछे या माइंड पेपर में ना पूछ रहा हो। उसके बाद स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट क्या होती है कि जो आप एसेट्स के साथ अगर आपने कोई भी एसेट जॉइंटली ओन कर रहे हैं आप और कोई भी इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट जॉइंटली ओन किया हुआ है, आप AOP नहीं,
मैं जॉइंटली एसेट की बात करूं, एक एसेट जॉइंटली ओन कर रहे हो, इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम के तहत आपने लिया हुआ है, लीज़ पे नहीं लिया हुआ, आप उसको ऑन कर रहे हैं, आप उसके रेंटल्स पे कर रहे हैं, बाद में आप उसकी ओनरशिप में आ जाएगा, तो वो एसेट आपका ही शुमार होगा, उस इस्लामिक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट का शुमार नहीं हो रहा होगा। अंदर मुशारका स्कीम के तहत आपने लिया होता है, ये पार्टनरशिप अरेंजमेंट के तहत वो आपका ही एसेट होगा, उसकी तमाम डेप्रिसिएशन आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आपको चार्ज की जाएगी। उसके अलावा स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट क्या होती है कि एसेट्स में जो आपने ये ड्राइव वेज बनाए होते हैं, पार्किंग शेड्स बनाए होते हैं, टनल्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है, इन्हें भी डिप्रिशिएट किया जाता है। आप कभी मेट्रो या कारफूर जाए ना, आप उनकी छत पे देखो तो पूरा वो स्ट्रक्चर बना था पाइपलाइंस का, वो स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट है, उसको डिप्रिशिएट कर रहे होते हैं, वो उनका डिप्रिशिएबल एसेट्स हैं, तो ये भी क्या होते हैं आपके इसमें शुमार हो रहे होते हैं। उसके बाद सबसे आसान चीज़ जो है ना आपके टैक्स में वो है इसके रेट्स। ये डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं और ये आपने कभी भी याद नहीं करने, ज़िंदगी आसान हो गई है आपकी। पेपर में गिवन होते हैं ये, पेपर में रेट्स हमेशा गिवन होते हैं। पेपर में रिमेंबर जब आप आई कैप हॉल में बैठेंगे ना, आपने जब उसका लास्ट पेज के ऊपर जाना है, आपको रेट्स गिवन होंगे। उस पेपर में जितने भी एप्लीकेबल रेट्स हैं वो सारे के सारे गिवन होते हैं, आपको याद नहीं करने पड़ते। अगर पेपर में बिल्डिंग है और वो डेप्रिशिएट हो रही है तो उसने लाजमी डेप्रिसिएशन का रेट एंड पे गिवन किया होगा। अगर पेपर में कोई प्लांट एंड मशीनरी है वो डेप्रिशिएट हो रही है, उसका रेट लाजमी उसने पेपर में गिवन किया होगा। तो ये रेट आपको याद करने की कभी किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। अब जब रेट भी याद नहीं करने तो आपकी डिप्रिसिएशन जो है वो बड़ी सिंपल हो जाती है। आपने सिंपल क्या करना होगा, आपके पास WDV होगी, आपने उसके ऊपर रेट अप्लाई करना है और आपने क्या करना है, आपने उसको डिप्रिशिएट करते जाना है। अब डिप्रिशिएट करना कब है, जब आप एसेट को एक्वायर कर लें या जब आप उसको यूज़ के लिए ले आए, विच एवर इज़ लेटर, उस साल से आप क्या करेंगे, उसको डिप्रिशिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि आपने जून 2022 में एसेट परचेज़ किया, लेकिन बिज़नेस में लाए, इस्तेमाल करते करते सितंबर 2022 हो गया, तो किस साल से डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। जिस साल कमीशन फॉर यूज़ हो गया ना, जो मतलब परचेज़ या कमीशन फॉर यूज़ जो दोनों में से लेटर इवेंट होगा, हम उसको उसमें से क्या कर रहे होंगे, डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर रहे होंगे। फिर टैक्स में एक और चीज़ बड़ी सिंपल है अब, कि जिस साल आप एसेट एक्वायर करोगे, चाहे साल के शुरू में करो चाहे साल के मिड में करो, आप पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। जिस साल आप एसेट को डिस्पोज करते हैं उस साल कोई डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं करनी। लास्ट एक्वायर नहीं, एक्वायर यहाँ पे कमीशन फॉर यूज़ का वर्ड आ गया ना, एक्वायर या कमीशन फॉर यूज़ विच एवर इज़ लेटर। तो अगर आपने लास्ट ईयर एक्वायर किया है और इस्तेमाल करते करते अगला साल चढ़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो फिर क्योंकि उसको पता था एक बच्चा आएगा ऐसा जिसने कहना है कि लास्ट डेट में मैंने एक्वायर किया तो क्या करना है, आप एक्वायर करके लेके आए हैं, लेकिन इसको लगाते लगाते नेक्स्ट ईयर का दिन आ जाना है। वो मशीन लोड करते करते अनलोड करते, फिर तारे वारी करेक्शन करते करते, हाँ 20 जून कर लो तो हाँ फिर 10 दिन होंगे, 5 दिन तो फिर भी लग जाते हैं इंस्टॉल करने में। चलो 5 दिन बच गए, लेकिन आप उसको डेप्रिशिएट करेंगे उस साल ही, क्योंकि उसने क्लियरली लिखा हुआ है परचेज्ड या कमीशन फॉर यूज़ विच एवर इज़ लेटर। जिस दिन अवेलेबल हो गया, इस्तेमाल शुरू हो गया, उस दिन डेप्रिशिएट करेंगे और पूरे साल डेप्रिशिएट करते हैं। आप टैक्स की डेप्रिसिएशन को टाइम प्रपोर्शनेट नहीं करेंगे, ये लिख लेना। 29 जून को डिस्पोज कर दी है, नहीं चार्ज करेंगे। रात को कैसे डिस्पोज किया होगा, रात को तो चोर डिस्पोज करते हैं, नहीं रात को चोर डिस्पोज करते हैं। यार तू कौन सी कंपनी में रहता है? ओ भाई वो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, उनके पास कौन से प्लांट लगे हुए हैं, उनके पास कौन से प्लांट्स होते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अपना रजिस्टर डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, वो टिश्यू पेपर डिस्पोज। ये कंपनीज जहाँ पे प्लांट मशीनरी लगी हुई है, ये प्लांट मशीनरी ऐसे डिस्पोज ऑफ थोड़ी होती है।
आप उसकी डीकमीशनिंग से लेके उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट सब कुछ करते हैं, बहुत टाइम लगता है इस चीज़ के ऊपर। वो जब आपको लगता है ना पता कि वो लोड होके जा रहा है, वो तो बहुत देर के बाद जा रहा होता है। वो डिस्पोज ऑफ पेपर वगैरह बहुत पहले की होती है, डीकमीशनिंग करनी उसकी, उसको उतारना, बेचना, रेट, ये बहुत लंबे प्रोसीजर होते हैं। ये आखिरी दिन बेशक निकला 30 जून को फैक्ट्री से है, लेकिन पेपर से कब डिस्पोज ऑफ किया गया वो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूसी में एसेट तो नहीं होते, पता आपको। पीडब्ल्यूसी एक अकाउंटिंग फर्म है, वहाँ मशीनें लगी नहीं होती, वहाँ इंसान मशीन बने होते हैं। तूने करने हैं, तू टैक्स तेरा पास नहीं हो रहा, तू आर्टिकल की गल कर रहे हैं। फील करके अगर वो तुम्हें कहते तुम माइक से भाग देते हो, फ्रेशर हो गए। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि टैक्स में डिप्रिसिएशन जो है वो कभी भी टाइम प्रोपोर्शनेट नहीं होती, कभी भी। ये अक्सर कर देते हैं कि यार आपने एसेट लिया है फॉर एग्जांपल 1 नवंबर को, अब पता नहीं आई कैप हॉल में बैठ के क्या होता है कि 1 नवंबर को लिया है, अगर मैं इसको डिप्रिशिएट करूँगा और 9/12 कर दूँ अच्छा लगेगा मुझे, तो वो अच्छे के चक्करों में ना गलत कराते हैं। टैक्स में नहीं होती, अकाउंटिंग में होती है। अकाउंटिंग में ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी आप करते हो, जिस डेट पे एक्वायर किया उस पर भी कर रहे हो, तो टैक्स में काम नहीं करने। टैक्स में वो कहते हैं जी आपने एसेट 1 जनवरी को एक्वायर किया, आपका ईयर एंड 30 जून है, 6 माह हो रहे हैं, होने दें। आपकी डिप्रिसिएशन हमेशा कौन सी आएगी, फुल ईयर की आ रही होगी, फुल ईयर डिप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है। ये चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी। पेपर में बहुत दिल कर रहा होता है, वो एग्जामिनर इतनी प्यारी बातें करता है एसेट्स को लेके कि दिल करता है कि इसको 6/12 मैं कर दूँ, आज नहीं करना। और वो डिस्पोजल भी ये ऐसी बात करता है, नहीं करनी। ये 2 बातें नहीं भूलनी आपने कि डिप्रिसिएशन कभी भी टाइम प्रोपोर्शनेट टैक्स में नहीं होनी, ठीक है। हम इसको इतने रखते हैं, कल से थोड़ी सी डिप्रिसिएशन की बात है वो करके फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराता हूँ, बिकॉज डिप्रिसिएशन ही है, 2-3 कैलकुलेशंस करवानी है और फिर ख़त्म हो जाना है।